Hello my dear students and my dear learners. You are most welcome on गौरव कोचिंग सेंटर चैनल। मैं RY पांडे आपके सामने आपके लिए मैं इंग्लिश की क्लास लेकर के आया हूं और मैं आज आपको इंग्लिश ग्रामर की बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा और इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझें, क्योंकि अंग्रेजी इंग्लिश बहुत ही भयावह लोग मानते हैं और मैंने अनुभव भी किया है अपनी ज़िंदगी में कि बच्चे इंग्लिश के नाम से बहुत ही डरते हैं। तो इस भय को दूर करने के लिए आज मैं आपके सामने इंग्लिश की क्लास लेकर के आया हूं और सबसे पहले मैं जो इसकी सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिस तरह से कोई वृक्ष होता है, ट्री होता है, तो उसकी स्ट्रांगनेस और उसका एग्जिस्टेंस उसकी मजबूती पर निर्भर करता है। उसी तरह से होल इंग्लिश को अगर आप एक ट्री के समान सपोज कर लें तो निश्चित ही यह आपको इसके लिए ग्रामर जो है वो रूट का काम करेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह से किसी वृक्ष का जड़ जितना ही मजबूत होता है वह वृक्ष उतने ही लंबे समय तक मजबूत और अपने अस्तित्व में रहता है। उसी प्रकार से इंग्लिश के लिए बच्चों ग्रामर का जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आपने बहुत सी पुस्तकें मार्केट में देखी होंगी, पढ़ी भी होंगी और आप पढ़ते पढ़ते ऊब भी गए होंगे और आप सीख नहीं पाए होंगे। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मैं आपको ग्रामर बहुत ही शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आप इसे समझिए। तो हम पहली शुरुआत इंग्लिश ग्रामर के टेंस से करते हैं और टेंस का मतलब होता है, हिंदी में इसे हम काल कहते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि काल 3 होते हैं, यानी टाइप ऑफ टेंसेज। इसके 3 काइंड्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस जिसको हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं और दूसरा है पास्ट टेंस जिसको हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं और तीसरा है फ्यूचर टेंस जिसे हम हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप यह जान चुके कि टेंस के 3 काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इसके बाद इनकी पहचान के लिए हम क्या करते हैं यह देखना, यह समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अक्सर बच्चे समझ नहीं पाते कि ये किस टेंस में है। तो इसके लिए टेंस की पहचान के लिए हम एक हिंदी का हमने अपने तरफ से एक शब्द बनाया है, वह है हथग। इसको आप सभी लोग याद कर लें। बहुत छोटा सा शब्द है हथक, कहने में कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ा उटपटांग जरूर लग रहा है, लेकिन आपको ये बहुत ही सुविधा देगा। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये हा का मतलब आप इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हम जो सेंटेंस बोलते हैं उसमें इन तीनों का समावेश कहीं न कहीं अवश्य होगा। बिना इनका समावेश किए हम किसी अपने वाक्य को पूरा नहीं कर सकते। जैसे अगर हमें कहना है कि राम अपने घर जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमने हा यानी हा से संबंधित जो कि है का इस्तेमाल जरूर किया। मैं कल फैजाबाद जाऊंगा, तो यहाँ पर आप महसूस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं कि गा शब्द अंत में आया है, गा से संबंधित कोई मात्रा आया है। तीसरी बात कि मैं कल अपने घर गया था, तो इसमें आप यह भी देख रहे हैं कि अंत में था शब्द आया है जो कि हमारे इस हथक को कंप्लीट कर रहा है। और आप इस हथक को याद कर लीजिए और इसको इस तरह से हम यहाँ पर राइट कर दे रहे हैं। हा का मतलब है, हो, हैं, ये आप समझेंगे हा का मतलब। कोई भी अगर वर्तमान का हमारा वाक्य है तो इसी पर समाप्त होगा, निश्चित है। इसके अलावा आप कहीं अलग से भी अगर ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर लें, बगैर इसके आपका कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता वर्तमान का। अब इसी तरह से अर्थात ये आप समझ गए होंगे कि अगर किसी वाक्य के अंत में है, हो, हैं आता है तो वह क्या है, प्रेजेंट टेंस है। वो प्रेजेंट टेंस है। और इसके बाद फिर हमारा जो अगला
अक्षर है, लेटर है, वो है था। इसका मतलब है था, थी, थे। यानी कहने का अर्थ है कि भूतकाल का कोई भी अगर हम वाक्य बोलते हैं तो इसमें इस शब्द का उपयोग जरूर होगा, बिना इसके हम कोई भूतकाल का कोई सेंटेंस, कोई वाक्य बोल नहीं सकते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि मैं फैजाबाद गया, लेकिन ये वाक्य आप ध्यान दीजिए कंप्लीट नहीं है। जब तक हम ये नहीं कहते कि हम कल फैजाबाद गए थे या वह कल फैजाबाद गया था, तब तक ये वाक्य अधूरा माना जाएगा। अपने तरफ से ये अगर कोई बोलता है तो वो रॉन्ग है। तो इसलिए अगर ये था, थी, थे आता है तो इसे बच्चों आप पास्ट टेंस समझेंगे। और इसके बाद जो तीसरा अक्षर है वो है हमारा गा। गा का मतलब गा, गी, गे। इसका अर्थ है कि अगर कोई वाक्य हिंदी का है उसमें ये गा, गी, गे आता है तो हमें ये समझना चाहिए कि वह फ्यूचर टेंस है, अर्थात भविष्यकाल है। तो हाँ, अब आप मेरे द्वारा बताई गई इस बात को आप समझ लीजिए, इसको आप अभ्यास कर लीजिए और इससे आपको टेंस कौन से टेंस में है, कौन सा टेंस है, तुरंत पहचान में आ जाएगा। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं दुनिया में हर चीज़ का अपवाद होता है, एक्सेप्शनल केस होते हैं। उसी तरह से इंग्लिश में भी डियर स्टूडेंट्स कुछ जगह एक्सेप्शनल है जिसमें आप क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, ये जो हमारा हमने जो ये बात आपको बताई ये हमारा 99% पर आपको काम करेगा। 1% के लिए मैं आपको कुछ वाक्य बोल रहा हूँ जहाँ पर ये नहीं रहता है, अर्थात हाथागार नहीं आता है। उसको आगे जब हम आप हमारा क्लास लेते रहेंगे, जब हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे, तब हम आपको वहाँ इसके बगैर जो शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे किसी ने कहा बैठ जाओ, किसी ने आपसे कहा खड़े हो जाओ, किसी ने कहा दरवाजा बंद कर दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी हाथा का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप मेरे ऊपर कोई क्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी मैंने स्वयं पहले ही जिम्मेदारी ले ली है कि 1% के लिए हमारा यह नियम नहीं लागू होता। बाकी 99% लेसेज पर आप कोई ऐसा सेंटेंस हमको बोलकर बताइए जहाँ पर इसका प्रयोग ना होता। तो बच्चों, आप इसको ठीक से समझ लीजिए और इसके बाद हम आगे आपको कल इसके आगे यानी कि जो हमारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हैं, इनको फिर कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है, कल हम डिस्कस करेंगे।